हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। आज का वीडियो हम इस बारे में लेकर आए हैं जो कि कई लोग वरीड थे कि सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक आना है, क्या पेपर में आ सकता है, क्या पॉसिबल टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमारे पास इतना कम समय रह गया है फॉर द प्रिपरेशन। आज 29 सितंबर है और आप लोगों का एग्ज़ाम 6 नवंबर को पहला एग्ज़ाम है। ऑल्दो उसके बाद बाकी एक हफ़्ते बाद बाकी लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो लोगों के पास थोड़ा टाइम होगा फॉर प्रिपरेशन, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट सबसे ज़रूरी जो इस बात को जान लेना है वो ये है कि अभी तक की हमारी जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है रीसेंट पेपर्स में, ऐसा नहीं कि आपका पेपर 6 नवंबर को रहा उससे पहले कोई पेपर नहीं हुआ है। टीजीटी साइंस के पेपर हो चुके हैं, टीजीटी हिंदी के हुए हैं, कई और अलग अलग सब्जेक्ट्स के हुए हैं, पीजीटीज़ के कई एग्जाम्स हुए हैं, पीजीटी हिस्ट्री हुआ, पीजीटी मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो बहुत सारे पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स भी हमने देखने को मिले हैं हमको। सो उनका पैटर्न कैसा रहा और उन पैटर्न से हम क्या लर्न कर सकते हैं, फिर हमारी क्या समझ बन रही है, ये बात होना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये बहुत लाजमी भी है कई सेंस में। आई टेल यू रीज़न क्या है इस चीज़ को समझने का। देखिए, पेपर जब बनते हैं ना, किसी बोर्ड में कोई एग्जाम बन रहा है, जैसे इस केस में टीसीएस कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो टीसीएस एग्जाम कराती है, तो टीसीएस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाती है और फिर क्वेश्चन आपसे बनवाती है। सो यहाँ से 2-3 अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो जब कोई पर्टिकुलर पेपर है उसके लिए उसका नहीं प्रिस्क्राइब सिलेबस पकड़ाया जाता है एग्जामिनर को और बोला जाता है कि इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पर। तो इससे पहले क्या होता था, 2017 की वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ, 2021 की बात करूँ, तब तक किसी तरीके का कोई सिलेबस ही डीएसएसबी कभी प्रोवाइड ही नहीं कराती थी। तो इसलिए बहुत ही रैंडम चांसेस होते थे कि पेपर कहीं से कुछ भी कैसा भी आ जाएगा और लोग हमेशा ही मजाक में बात बोलते थे कि मतलब डीएसएसबी का सिलेबस मतलब पूरा समुद्र है, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ जाओ, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बट ओवर द टाइम क्या हुआ है, डीएसएसबी थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हुआ है। इस बार डीएसएसबी ने क्या किया है, जो पहली वैकेंसी आई है 2024 का जो एडवर्टीजमेंट था जिसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, तो उन्होंने एक इंडिकेटर सिलेबस हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, पीजीटी मैथ्स का मैं एग्जांपल यहाँ लेने की कोशिश करता हूँ और आई ऑल्सो शो यू द पेपर ऑफ पीजीटी मैथ्स, वन ऑफ द पेपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पीजीटी मैथ्स का। तो हमने ये देखा जो इंडिकेटिव सिलेबस है ना, उसके बहुत पास बहुत ही एग्जैक्ट सवाल बनाने की कोशिश हुई है। और ये कहानी सिर्फ पीजीटी मैथ्स के साथ नहीं है, इट इज़ विद एवरी पीजीटी पेपर जो अभी इस एडवर्टीजमेंट के तहत हुए हैं। तो ऐसा तो इतनी गारंटी तो आती है कि पीजीटी में अगर सिलेबस को फॉलो किया गया है तो ये तो बात तय है कि डीएसएसबी अपने इस एग्जाम्स में अपने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को पूरी तरीके से रिलीजियसली फॉलो कर रही है, मतलब वो सिलेबस को देखकर ही पेपर बना रही है। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपसे एग्जांपल कहने की कोशिश कर रहा था, पीजीटी मैथ्स का, डीओई का, एनडीएमसी का, यहाँ पर देख पाएंगे आप सिलेबस है ना, ये इंडिकेटिव सिलेबस उन्होंने बोला। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, सेट्स की बात हो रही है, रिलेशन की, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, एलिमेंट्री नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, स्टैट्स, एनालिसिस। अगर आप यहाँ तक आए ना, एनालिसिस से पहले के जो 15 टॉपिक्स हैं, ये ना सीधे क्लास 11th और 12th के टॉपिक हैं, ये आप भी जानते हैं। 11th और 12th के एनसीईआरटी के सीधे सीधे टॉपिक्स हैं ये। अब यहाँ साइड में देखिए, ये वाले क्वेश्चन देखिए, क्या ये सेट का क्वेश्चन नहीं है, क्या ये सेट का क्वेश्चन नहीं है कि नहीं है क्लास 12th के क्वेश्चन। यहाँ और क्वेश्चन देखिए, चलिए ये देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन बोला तो मैथमेटिकल इंडक्शन का डायरेक्ट सवाल बना दिया, सेट बोला सेट का डायरेक्ट रिलेशन एंड सेट का सवाल, फिर से रिलेशन एंड सेट का सवाल। तो आप ये पीजीटी का इसी बार का पेपर है दोस्तों ये। ठीक है, ये किसी के आंसर की से हमने मांगा और फिर वहाँ से मैं आपको सामने देखो, इस पर लिखा ना 8/5/2025 को, अगर आप देखें 8/5/2025 को पीडीएफ डाउनलोड करिए उन्होंने पोर्टल से, तो ये एग्जैक्ट पीजीटी का पेपर है जो अभी रिसेंटली पीजीटी मैथ्स का पेपर हुआ। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन का फिर से सवाल आ गया है ना, समेशन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस पेपर में बहुत सवाल है। तो अगर मैं ये अंडरस्टैंडिंग बनाऊं कि भाई मैं यहाँ से देखकर और टीजीटी की तैयारी कर लूँ, रीसेंट पेपर सॉल्व करके क्या टीजीटी की मेरी तैयारी होगी, तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा क्या सिलेबस को देखकर तैयारी करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल है। मैं बिल्कुल आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि डीएसएसबी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। ये पूरा देखिए, 15 के बाद से शुरू होते हैं ग्रेजुएशन वाले कॉन्सेप्ट, फ्लूइड डायनामिक्स, प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक आते आते तो बहुत देर हो जाती है। उससे पहले उन्होंने लगभग सारे सेट में जो एग्जॉस्ट किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एपी पूछ लिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, थोड़े थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन पूछे, एक्सपेंशन पूछी है, ज्योमेट्रिक सीरीज पूछी है, फिर से देखिए एपी पूछ लिया है आप लोगों से। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, है ना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन पूछे हैं, कोफिशिएंट पूछ लिया है, फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई है। तो दोस्तों पीजीटी में इन्होंने सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो किया है पेपर बनाते टाइम, तो इसलिए आपको दिखेगा कि पीजीटी का पेपर बड़ा ईजी लगा लोगों को, क्योंकि 11th-12th के सवाल पूछ लिए, डायरेक्ट सवाल थे, इनको तो हर कोई प्रिपेयर करता है। बट पूछे क्यों हैं ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ सिलेबस में, यहाँ इंडिकेटिव सिलेबस में बहुत क्लियरली ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं और उन्होंने इन्हीं को फॉलो करते हुए बनाया। नाउ यहाँ से हम क्या ड्रॉ करें कि हम टीजीटी मैथ्स की तैयारी के टाइम अब क्या करें। 11th-12th का क्वेश्चन करें, 10th को रिविजिट करें, ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, बड़ा ही कन्फ्यूजन है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उसका भी दिया हुआ है सिलेबस, बट टीजीटी में आपको टीजीटी का नहीं दिखेगा सिलेबस। मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले का, टीचिंग मेथोडोलॉजी का सिलेबस पीजीटी में नजर आता है, टीजीटी में कहीं भी नजर नहीं आता है। मैं आपको वापस वहीं लेके चलता हूँ जो टीजीटी का हमारा
सिलेबस है। तो टीजीटी के सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो तय हो गया इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये रिलीजियसली, और ये आप पाएंगे अगर हम पेडागोजी वाला सेक्शन हमारा खोलेंगे, हमारी सीरीज़ जो हमने पेडागोजी की या फिर हम कहें टीचिंग मेथोडोलॉजी की शुरू करी थी, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देखें, हमने इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, इसी के ऊपर मैराथन क्लास ली है, इसी के ऊपर डिटेल्ड नोट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ताकि आपके मेथोडोलॉजी के सवाल ठीक हों। पीजीटी में तो 20 सवाल आए थे, टीजीटी में आपके कितने सवाल आने दोस्तों? सिर्फ 10 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से होंगे, और ये मानिए इसका सिलेबस दिया नहीं हुआ है, तो पीजीटी में जो आया लगभग वही टीजीटी में आएगा। और ये अंडरस्टैंडिंग में कहाँ से ड्रॉ करूँ, टीजीटी इंग्लिश का जब हमने पेपर देखा था तो टीजीटी इंग्लिश में भी सिर्फ लिटरेचर एज अ सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, और उन्होंने बिल्कुल सिलेबस फॉलो करा है, जो उन्होंने टीजीटी में लिख के दिया वही सिलेबस उन्होंने क्वेश्चन बना डाले। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं दिया था, टीचिंग मेथोडोलॉजी का कोई सिलेबस नहीं था, पर टीचिंग मेथोडोलॉजी का सिलेबस यही वाला यूज़ हुआ, पीजीटी वाला। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए तो एक टीचर एजुकेटर को बुलाया होगा जो बीएड एमएड कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसने आके सवाल बना दिए। पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जब बुलाए जाते हैं तो उन्हें सिलेबस दिया जाता है कि सिलेबस के हिसाब से बनाइए। अब टीजीटी का जो सिलेबस है उसे समझने की ज़रूरत है कि पार्ट बी की स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं देखो प्रूफ के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर प्रूफ आपको दे रहा हूँ कि डीएसएसबी कहाँ से कैसे पेपर बना रही है। उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है, आपको क्या डिसीजन लेना है एज अ एग्जाम गिवर, और आई से एज एन एस्पिरेंट आपको एक कॉल लेनी है कि आप क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ये अपना पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है ना। तो दोस्तों पीजीटी मैथ्स के सिलेबस को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कैलकुलस लिख दिया है, ठीक है। अब कैलकुलस में क्या, कैलकुलस में डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या आएगा, डेरिवेटिव्स कौन से, एल हॉस्पिटल रूल की बात कर रहे हो क्या आप, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, तो बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। स्केच एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, पता नहीं स्केचिंग में क्या कह रहे हो, पैराबोला की बात कर रहे हो, इलिप्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा है। वॉल्यूम्स एंड सर्फेस एरियाज कौन से वाले, 8th क्लास वाले पढ़ने हैं क्या अपने को, वहाँ भी सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं हम क्या, 12th वाले पढ़ने हैं क्या सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, कैलकुलस में कौन सा वॉल्यूम, तो अगर कैलकुलस का वॉल्यूम वो अलग तरीके का वॉल्यूम है ना। तो यहाँ सिलेबस की अगर यूनिट्स को आप देखने की कोशिश करें, कैलकुलस है इसमें लिख दिया है, अलजेब्रा में आपको लिख के दे दिया है, फिर रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस है, मल्टी वेरिएट कैलकुलस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज फंक्शन, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, मीट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग एंड लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। सिर्फ ये सिलेबस दे दिया है। अब इस सिलेबस से आदमी क्या पढ़े, है ना। अब इसमें डुअल स्पेसेस की बात हो रही है, यूएफडी की बात हो रही है, यूएफडी भी इतना बड़ा है, पॉलिनोमियल रिंग्स इतनी बड़ी हैं, क्या क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू निकालते हैं, कहाँ पे निकालें, कैसे निकालें, है ना, सीरीज एंड रेसिड्यू की बात हो रही है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई साहब सिलेबस में करना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो हमसे। तो एज ए एस्पिरेंट ये बहुत बड़ी विंडो खोल के छोड़ दी है। बट बिकॉज यू आर एट साइंस बंकर्स, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, वी ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ से कैसे दिया जा रहा है। सो नाउ अनदर प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम शोइंग यू अ प्रूफ कि सिलेबस कहाँ से लिया गया है और ये आपसे क्या पूछेंगे या क्या चाहते हैं इस पूरे पेपर में। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने 2 PDF खोली हुई है, यहाँ है अपना कैलकुलस वगैरह वाला सिलेबस, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ सिलेबस खोला हुआ है। अब जरा इन हेडिंग्स को पढ़ने की कोशिश करिए, कैलकुलस कैलकुलस, अलजेब्रा अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे देखिए थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ग्रुप थ्योरी 1, है ना। तो यहाँ ग्रुप थ्योरी 1 इसका सब पार्ट है। फिर देखो ग्रुप थ्योरी 1 जो आपने यहाँ पढ़ा, जैसे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी 1, चलो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, फिर पार्शियल डिफरेंशियल बिल्कुल सामने आपका लिखा हुआ है, रीमन डिफरेंशियल इक्वेशन सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसके साथ का प्रैक्टिकल कंपोनेंट, इसलिए वो 2 बार लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, ये रिंग थ्योरी एंड अलजेब्रा 1, मीट्रिक स्पेसेस, ग्रुप थ्योरी 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2, सेमेस्टर 6। आ रही बात समझ, कहाँ से सिलेबस उठाया गया है। ये है ये पूरा PDF, पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें से ये सिलेबस बनाया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, चलो आपको कैलकुलस का सिलेबस खोलते हैं ना, कैलकुलस का सिलेबस है ना अपने सामने, चलिए कैलकुलस पे चलते हैं। इसमें कहाँ है कैलकुलस का सिलेबस पे, एक बार आएंगे, ये पूरा सिलेबस है यहाँ, हम कैलकुलस के सिलेबस पर, ये देखिए सेमेस्टर 1 कैलकुलस। अब जरा इसकी ना हेडिंग्स पढ़ने की कोशिश करना दोस्तों, पूरी डिटेल नहीं पढ़वा रहा हूँ। डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, भाई ये रहे डेरिवेटिव्स एंड ग्राफिंग एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, ये लिखा आपके सामने सिलेबस में लिखा है दोस्तों, यहाँ सामने लिखा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़िए, कॉन्केविटी इन्फ्लेशन पॉइंट्स पढ़िए, कर्व स्केचिंग फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही पढ़िए। देखिए स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, यहाँ पे देखिए स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व क्या पढ़ना है, रोटेशन एक्सिस, टेक्निक्स फॉर स्केचिंग, रिफ्लेक्शन वगैरह, कोनिक सेक्शन का आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकालना कोनिक सेक्शन का यूजिंग डिस्क। देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यहाँ देखिए वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेसेस में क्या चाह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेल्स, आर्क लेंथ, पैरामीट्रिक कर्व्स का एरिया निकालना, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, हाइपरबोलिक फंक्शंस का एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए आपसे बोला है।
अब ये सिलेबस किसका है, ये रही आपके सामने बात, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस बीएससी मैथ्स ऑनर्स का CBCS सिस्टम में जो सिलेबस बना, ये पूरा उसकी हेडिंग्स कॉपी कर दी हैं। अब एलजेब्रा वाला देखो ना, एलजेब्रा वाला सेक्शन खोलते हैं, देखो ये तो उसका प्रैक्टिकल है। यहाँ आ जाओ, एलजेब्रा की सब हेडिंग्स पढ़ो कोर्स कंटेंट में। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिखा सामने, ठीक है। ये देखिए क्या बोला है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, ये लिख के इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन आपके। फिर आपसे क्या बोला है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये देखिए बेसिक नंबर थ्योरी, ये रही बेसिक नंबर थ्योरी। हेडिंग्स पढ़िए, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस। हो गया अलजेब्रा खत्म। अब रियल एनालिसिस पे आते हैं लोग, आपको रियल एनालिसिस भी दिखाते हैं फटाफट से। ये आ गया दोस्तों रियल एनालिसिस का सेमेस्टर 2 का पेपर। इसकी कोर कंटेंट की हेडिंग जरा देखो दोस्तों, यहाँ देखिए क्या लिखा है, रियल नंबर सिस्टम आर, रियल नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर, इनफाइनाइट सीरीज। हो गया सिलेबस खत्म। ये कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखी है ना, ये ब्रॉडर सिलेबस की यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। पूरा सिलेबस आपके सामने डिकोड कर दिया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए अब आपको। अब आपको पता है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ना है आपको। वो ये चाह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मैथ ऑनर्स पढ़ाया जा रहा है, ये हो सकता है कि और यूजी कोर्सेज में जो यूजीसी कहती है सिलेबस बिल्कुल वैसा हो, पर कुछ दाएं बाएं होता है ना। यहाँ तो कुछ भी दाएं बाएं नहीं करा, सारे 6 के 6 सेमेस्टर के पेपर उठा लिए। अब आप में से कई दोस्तों को ये डर लगेगा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस एग्जाम में बैठेंगे तो क्या उन्हें फ़ायदा होगा। दोस्तों देखो, हर कोई तैयारी करता है, हर तरीके का फ़ायदा होता है, पर आप ये समझने की कोशिश करिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा टाइम का सिलेबस है। देखिए मैं इसका फ्रंट पेज पे आपको लेकर चलता हूँ। पब्लिक डोमेन में सिलेबस अवेलेबल है, 2018-19 से लागू हुआ है ये प्रोग्राम कोर्स, आज की डेट में चल रहा है। पर ज़रूरी नहीं है ना हर किसी ने बीएड करी हो, हर कोई TGT एलिजिबल हो, हर कोई सीटेट निकाल पाया हो, ज़रूरी नहीं है ना। 19 से तो आया है। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत करेंगे, सिलेबस अपना एकदम आप तैयारी बढ़िया रखेंगे तो आपके पास पूरा वे आउट है इसे करने का, ठीक है। अब बात रही ना करना कहाँ से है, ठीक है। बार बार अब ये कन्फ्यूजन है। देखो सबसे बड़ी बात है, कोई आपसे थ्योरम का प्रूफ तो कराएगा नहीं एग्जाम में, आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़िए, हर चीज़ के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं होता। अगर आपको रिजल्ट पता है दोस्तों आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस सिलेबस के लिए बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप बहुत सारी किताबें रेफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारी सोर्स बुक हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं। तो या तो फिर आप एक काम करिए, IIT जैम वगैरह की तैयारी के लिए ना किताब आती है, IIT जैम की कोई भी एक बुक उठा लीजिए तो, ठीक है। उसमें बहुत आपको क्विक नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी IIT जैम की बुक्स अवेलेबल है। जो आपको सस्ती वाली मिल रही हो, बढ़िया सी अवेलेबल लगे IIT जैम की तैयारी के लिए, वो उठा लीजिए, क्योंकि इसमें सारा BSc का सिलेबस आता है। वरना कोई ऐसी बुक जो क्लेम करती हो कि वो MSc दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कराती है, MSc एंट्रेंस की, वो बुक उठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि MCQ बेस्ड आता है सारा, ठीक है। उसके बेस पर सिलेबस आता है, उसी के बेस पर MCQ का एंट्रेंस कराते हैं। तो क्योंकि अब MSc का जो एंट्रेंस होने लगा वो भी अब CUET के थ्रू हो रहा है, तो CUET के प्रीवियस पेपर थोड़े से हम अपने को देखने पड़ेंगे, CUET के PYQs, थोड़ा वहाँ से अपने को हेल्प मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपाइलेशन हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, ठीक है। अब वो कैसे एक्सेस करनी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है साइंस बंकर्स। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, आपको आराम से एक्सेसिबल होगा। आप यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे PDF अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। यहाँ हमने कुछ 2-3 PDF डाली थी कुछ टाइम पहले। अब आपको उन्हीं PDF को करना है सॉल्व, ठीक है। 2 PDF जो मैंने आपके सामने डाली, एक तो ये देखिए ये वाली मैथमेटिक्स एग्जाम सॉल्व CYT एक्सपर्ट्स की बुक है। इसे आराम से आप खोलिए इस PDF को और इससे सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी मैं दोबारा से इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको वापस से आई ट्राई टू शेयर दीज PDF ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। नाउ ये हमारा जो CBCS का सिलेबस मैंने आपको बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आपको इसी को फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। सारा डिटेल आपको इसमें मिल गया है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो सिलेबस अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, मतलब जो हमारा DSSB ने हमें सिलेबस दिया है, ये बहुत ही वेग है। इसमें हमें नहीं पता किस किस को टच करना है। तो आप उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स और उन्हीं से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। ये देखिए बुक अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको उठा के इससे भी तैयारी कर सकते हैं और इसे उल्टी तैयारी करने की कोशिश करिएगा। पहले 2021 वाले क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद आप 2018 तक आइए, ठीक है। सो दोस्तों सिलेबस आपके सामने कम्प्लीटली डिकोडेड है पार्ट बी का। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ, अपने पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांटिए दोस्तों। पार्ट 1 में आपको क्या करने हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि आप थोड़ा सा पहले ग्रेजुएशन का पढ़ें, मतलब 1 से 2 घंटा ग्रेजुएशन पढ़ें। उसके बाद 1 घंटा अपना 11th और 12th वाला जो क्वेश्चन है ना उन्हें करें। देखिए 11th 12th वाले ना सॉल्वेबल हैं, ये आपको थोड़ा बिजी रखेंगे, एंगेज रखेंगे, दिमाग चलेगा थोड़ा सा। ग्रेजुएशन वाला क्या होता है, रीडिंग बेस्ड हो जाता है। सेकंड पार्ट जो है ना आपका, ये ग्रेजुएशन बेस्ड जो सिलेबस है,
ग्रेजुएशन वाला जो है आपका थोड़ा रीडिंग बेस्ड हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोर हो जाएंगे। तो यहाँ 2-2 घंटे अगर आप इसे रीड कर रहे हैं तो उसके बाद 1 घंटा बाउंस बैक करिए अपने 11th-12th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल तो मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि सिलेबस पक्का पक्का फॉलो करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछेंगे 100 क्वेश्चन में से। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा कैलकुलेशन और पूरा अभी तक का जो पैटर्न इनका आया है एग्जाम को देखकर, फील तो दोस्तों यही है कि ये बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं, सिलेबस से बिल्कुल नहीं हटने वाले। तो अगर ये सिलेबस को फॉलो करने वाले और सिलेबस तक अड़े रहेंगे तो दोस्तों मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है इस एग्जाम को बिल्कुल भी। ये मत सोचिए 40 मार्क्स खींचना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस पेपर में, अगर ये बिल्कुल रिलीजियसली ग्रेजुएशन के पेपर को फॉलो करते हैं तो। इसलिए मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करें। अब आपके सामने सिलेबस डिकोडेड है, अगर आपका कहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो अपने सिलेबस को उठाइए, वापस से उन नोट्स को पढ़िए, रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ ऐसी बुक उठाइए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कैटर करती हो और IIT JAM की तैयारी कराती हो और उसमें सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हो। वरना तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है, 2 PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो कंटेंट को दोस्तों आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। बचे आपके 10 सवाल पेडागोजी के। देखिए टारगेट तो मेन 10 यही करने हैं, यहाँ तो 40 के 50 के आसपास करने हैं हाई एक्यूरेसी के साथ, और ये 10 तो शॉर्ट करने ही करने हैं। तो ले दे के आपका जो अटेम्प्ट बैठेगा वो 60 से 70 सवाल का ही बैठेगा इस पूरे पेपर में, और दैट टू शुड बी विद हाई एक्यूरेसी। आई एम टेलिंग यू दोस्तों, अगर आपने 100 सवाल जो हैं इसमें 90 आपके कंटेंट के आ रहे हैं, 10 पेडागोजी के आ रहे हैं, ये 10 तो छोड़ने नहीं किसी भी हालत में। 10 तो हो गए आपके, आपको देखो 40 के मार्क को टच करना है, बचे 90। इस 90 में से 50 सवाल करिए और विद हाई एक्यूरेसी करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाई एक्यूरेसी के साथ करने पड़ेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। हाई एक्यूरेसी 110% श्योर हो। पूरे में तुक्के मार के 100 के 100 करके आए तो गारंटी नुकसान झेलोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। बैलेंस ले जाओ, अगर 70 ये 50 नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, गो अप टू एटलीस्ट, मतलब आपको जैसे 4 ईयर सीरीज़ के क्वेश्चन है, आपको 4 ईयर सीरीज़ के क्वेश्चन करने बैठोगे बहुत टाइम वेस्ट होता है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं तो यही कोशिश विश करता हूँ कि भाई साहब मतलब जो पेपर आए वो बिल्कुल डूएबल आए, 11th-12th का ज़्यादा आ जाए, मैं तो यही कोशिश करूँगा, मैं तो यही विशेज़ रखूँगा कि 11th-12th का पूछा जाए, क्योंकि वही मेन पेपर है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर सारा ग्रेजुएशन का पूछ लिया, इट वुड बी रियली टफ फॉर एनीवन टू क्रैक, बिकॉज ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट्स कईयों के लिए बहुत आसान होते हैं टू रिवाइज रिविजिट। इट इज़ नॉट ईजी और केक वॉक फॉर एवरीवन, बट इट इज़ डूएबल, इट इज़ प्रैक्टिकल। आपने कोर्स को 3 साल दिए हैं, अगर ग्रेजुएशन के 3 साल दिए हैं, ईमानदारी से आपने मैथ्स पढ़ी है तो सच में डूएबल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। बट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए PYQs इन्हीं टॉपिक के। अगर मैं रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा करूँ तो मुझे इसके PYQ करने पड़ेंगे 1 मार्कर वाले, तो क्वेश्चन वहीं से उठाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक सेम क्वेश्चन बैंक आपके लिए, सेम क्वेश्चन बैंक एग्जामिनर के लिए, वो उसी से सवाल उठा रहा है, कहीं बाहर से नहीं ला रहा, कहीं नया नहीं बना रहा, इक्का दुक्का नया बना लेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आपको PYQs करने पड़ेंगे। अब तक जितने भी एग्जाम में आए हैं, या IIT JAM में पूछे गए हैं, या CUET PG एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ रिविजिट करें, या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, UP PSC वगैरह में जो पूछे जाते हैं, वो सबके MCQs कंपाइल करके करिए दोस्तों। यू हैव नो टाइम लेफ्ट। तो सिलेबस आपके सामने अब डिकोडेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर वाला सिलेबस उठा रखा है, DSSB ने सवाल वहीं से पूछे, PGT में बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करा है, TGT में जो अभी तक इंग्लिश का हुआ उसमें भी सिलेबस को फॉलो करा है, तो DSSS भी बिल्कुल नहीं रुक रही है, बिल्कुल गुरेज नहीं कर रही है सिलेबस फॉलो करने में, तो सिलेबस तो गारंटी फॉलो हो रहा है। बट खुदा ना खास्ता 1% को एग्जामिनर ऐसा आ जाए जो 11th-12th के सवाल दे जाए, तो इसके लिए अपने को 11th-12th के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब आपको ये पता है कि अगर आपको ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो आपकी है ना, इनमें अगर अपने टाइम को बांटना, तो आपको पता है कि इसमें कम समय देना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे कि हाँ काफ़ी कंटेंट आप कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, दिस वाज द डिकोडिंग ऑफ आर सिलेबस ऑफ DSSB फॉर पार्ट 2। रेफरेंस बुक मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या फॉलो करनी है। IIT JAM CUET के PYQs की कोई भी कंपाइलेशन मिल जाए, एक उठा लीजिए और एक को रिलीजियसली फॉलो करिए। वो नहीं फॉलो करनी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे 2 बुक्स डाली हैं, एक है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन है और दूसरी है जिसमें टॉपिक वाइज अब तक जहाँ देश दुनिया में जो भी सवाल कराए गए हैं उनकी कंपाइलेशन है। तो आपको जो आसान लगे आप वो किताब उठाइए, पर उसे रिलीजियसली फॉलो करिए। 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, थ्योरम बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, जैसे रेसिड्यूज पोल निकालना है ना, यहाँ सामने देखिए आपके सामने रेसिड्यू लिखा है ना, रेसिड्यू और पोल निकालने के लिए सीधा आपको भी टेक्निक पता नहीं, शॉर्टकट ट्रिक अवेलेबल है 10 जगह, सीधे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं फोरियर सीरीज़ के, साइन एंड सोडियल सीरीज़ के, ठीक है। इन सब में जब हम निकालते हैं ग्रुप का ऑर्डर वगैरह निकालना, तो सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है दोस्तों। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू हार्ड वर्क और लग जाइए किसी भी तरीके से पढ़ने में। दैट कैन ओनली हेल्प यू इन गेटिंग दिस एग्ज़ाम क्रैक्ड। एंड मेथोडोलॉजी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। आखिरी के जब 10 मिनट बचे हों, बेशक से आप किसी भी डिसिप्लिन सेक्शन पे हो, बंद करके छठे डिसिप्लिनरी सेक्शन पे आपको पहुंचना पड़ेगा कैसे भी करके, तभी आप पेपर कर पाएंगे दोस्तों। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम साइंस बंकर। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप कोई डाउट, कैसा भी डाउट हो, प्लीज़ डू राइट टू अस। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ग्रेट डे अहेड।